Now, all is set. Please join the class quickly. Everybody, please join the class. Now I am audible and visible as well. क्या आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? Please put the message in your chat box that I am visible and audible. Both. Amanji, yes. Okay. Yes. Now, okay, I'm audible and visible to all of you. Yes. So let's start. Monica, Rinku, Karina, Mohammad Shakir, everybody, please join the class quickly. And देर ना करते हुए हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पेपर कोड K1005. यश, सब लोग आ जाएं, जल्दी से क्विकली ज्वाइन कर लें. और हमने अभी तक का जो सफर तय किया है अपना, उसमें जो अब तक आपको पढ़ाया जा चुका है, मेरे से पहले आपको 4 टॉपिक शुरुआत के पढ़ाए गए थे. उसके बाद में देखिए, हमने कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कॉन्ट्रैक्ट, अनसाउंड माइंड, नेचर ऑफ अ इफेक्ट एंड माइनर कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस्टिट्यूशन, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट मैंने आपको पढ़ाया, सेक्शन 13, 14 और 15, 16, 17, 18 के प्रावधान. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं. एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड एंड वॉइडेबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शून्य और शून्य करने संविधाएं कौन कौन सी होती हैं, उसको भी हम बता चुके हैं. लास्टली हम जो डिस्कस किए थे आपसे, वो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट था. कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे हमने लास्ट छोड़ा था. समाश्रित संविधाएं किनको कहते हैं, यानी जो डिपेंडेंट संविधाएं होती हैं. अगर मैंने आपको एक कोड में भी समझाया था कि किन सेक्शंस में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है, तो आपको बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी. मैंने आपको बताया था MTLU, एक कोड भी आपको बताया था, एक कोड डिस्कस किया था आपके साथ में. तो कोई मुझे पवन कुमार जी भी हैं क्लास में हमारी, पवन कुमार, अनिल कुमार रॉय जी, मोहम्मद शाकिर. मैंने आपको बताया था सेक्शन 26 से हम शुरू करते हैं MTLU का सिलसिला. कोई मुझे बताएगा कि क्या था, किन किन कंडीशन में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड होता है. सेक्शन 26 से और 29 और 30 तक मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है. सो कैन एनीबडी टेल मी माइनर? देखिए, मैंने आपको स्पेसिफिकली मेंशन किया है, सेक्शन 26 में एब्सोल्यूट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है. बिल्कुल आपकी सही बात है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है. लेकिन मैंने आपको देखिए बताया था, जो लास्ट लेक्चर पढ़ाया था, एग्रीमेंट डिक्लेयर वॉइड एंड वॉइडेबल अंडर कॉन्ट्रैक्ट. तो ये मैंने आपको बताया था कि यहां जो है सेक्शन 26, 27, 28, 29 और 30 में जो है कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिसमें ये कहा गया कि ऐसी कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड माना जाएगा. एग्रीमेंट ऑफ MTLU, एक कोड भी आपके साथ डिस्कस किया था. एग्रीमेंट टू रेस्ट्रेन ऑफ मैरिज इज वॉइड. अगर आप विवाह के अवरोधक कोई करार कर रहे हैं तो वो शून्य होंगे. आप बता ही नहीं पा रहे हैं. आपको लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना तो क्लास देखते हैं प्रॉपरली और ना ही आप लेक्चर को रिवाइज करते हैं. आपके इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर होते हैं तो आप उसको भी जो है नहीं देखते हैं. तो आई होप कि इट्स वेरी हाई टाइम. आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, तो आप लोग रिवाइज करिए लगातार जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में. अगर आप उतना भी कर ले जाते हैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, एंड आपका कुछ लोगों को ये भी क्वेरी है कि कुछ नोट्स जो है प्रोवाइड नहीं हो पाए थे इंग्लिश में. हिंदी में मैं नोट्स प्रोवाइड करा चुका हूं और इंग्लिश में भी. आज आप आफ्टर द क्लास आप जो है आपको पूरा का फुल्ली नोट्स अभी तक का हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड हो जाएगा. ये भी जो है आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए. बीच में थोड़ा सा मेरा तबीयत खराब था तो आपको, लेकिन आप एक्चुअल में आप क्लासेस को भी रिवाइज नहीं कर रहे हैं, आप देख नहीं रहे हैं क्लासेस को भी.
आपको कई बार कहा गया है कि आप एटलीस्ट एक बार लाइव क्लास में आने के बाद में एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर तो जरूर देखें, तभी आपकी याद चीजें रह पाएंगी। रिवीजन इज अ मस्ट फॉर एनी एग्जामिनेशन और एनी कॉम्पिटिशन। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं बार बार, तो आप कहीं ना कहीं लैग कर जाएंगे और आपका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ये मैं डेफिनेटली इस बात को कह सकता हूँ। मुंगेरी लाल के सपने दिखाना मेरा तरीका नहीं है, रियलिटी चेक देना जरूरी है आपको। तो अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो थे, एग्रीमेंट विदाउट वायलेटिंग द कंसेप्ट विच इज प्रोहिबिटेड द मैरिज। अगर आप मैरिज है, मैंने आपको बताया था एमटी ट्रेड है, एल से बताया था आपको लीगल प्रोसीडिंग है और अनसर्टेनिटी है, और उसके बाद में वे ऑफ वेजर, आपको पांच चीजें मैंने आपको बताई थी इसमें। तो ये पांच चीजों में अगर आप इसमें हिंड्रेंस पैदा करते हैं या ऐसी कोई कंडीशन आती है, तो उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट जो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो वॉइड कहलाएगा। जी, अब देखिए, अब आप लिख रहे हैं नवदीप जी, बहुत अच्छी बात है, आपने बता रहे हैं ट्रेड, रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, अनसर्टेनिटी, वीजर, मैरिज, ये सारी की सारी चीजें जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था 31 से 35 तक हम पढ़ते हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट को। तो समाश्रित संविधाएं जो एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, तो ऐसे मामलों में मैंने बताया था कि पॉसिबल इवेंट होता है, हैपनिंग ऑफ द इवेंट है, नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट है। ये सब 31, 32, 33, 34, 35 तक ये हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट से भी कई बार क्वेश्चन बनता है, क्या एसेंशियलिटीज हैं कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, ये भी आपको कई बार पेपर में आता है। तो इसके बाद में देखिए एक इंपॉर्टेंट चैप्टर यहां से शुरू हो रहा है, और देखिए इसमें जो है दो तरह की चीजें हैं। देखिए, एक तो कहा गया है, जब आप बात करते हैं अपने सिलेबस की, तो दो चीजें इसमें दी गई हैं, लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट विद क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की बात की गई है। और देखिए इसमें जो है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आगे डिस्चार्ज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट की, हम बात कर रहे हैं बार बार कि कॉन्ट्रैक्ट होता है दो लोगों के बीच में, प्रोमिजर होता है, प्रोमिजी होता है। सबसे पहले हम 11वां टॉपिक पहले पढ़ेंगे, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद स्पेशल रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यानी देखिए ऐसा कोई मामला है जिसमें जो है हम इस कॉन्ट्रैक्ट को, जो संविदा हो रही है उसको किया जा रहा है, तो ऐसे मामले में हम उसका पर्पस वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाता है, और उसके बाद में फिर क्या उसका नतीजा होगा, इसके बारे में जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहता है, 1001% आप लिख के रख लीजिए। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के ऊपर आपको प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यूज में भी कई बार पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को। जुडिशरी की अगर तैयारी करेंगे आप लॉ के बाद में तब भी, उसके अलावा आप अपने एकेडमिक्स एग्जाम की अगर बात करूं मैं आपके, तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन इन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है एक बहुत प्रभावकारी जो है वो एक अंग है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ इवेंट, सेक्शन 36 एंड सेक्शन 56, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंटली, कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, देखिए यहां से जो है हमारा रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है यहां से शुरू होता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट आप जानते हैं कि दो पार्टियों के प्रोमिजर होता है, प्रोमिजी होता है। एक व्यक्ति प्रपोजल देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्टेंस के बाद में वो एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट जो है, जब उसमें कंसिडरेशन हो कुछ, क्विड प्रो क्यो, समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग, अगर आप पैसे दे रहे हैं तो उसके बदले में सामान ले रहे हैं, अगर आप किसी की गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं उसके बदले में उसे पैसे दे रहे हैं, या तो गुड्स है या सर्विसेज है, आप किसी भी माध्यम से क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं। अब देखिए जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, आपकी लाइबिलिटी पूरी हो गई, आपने खरीद लिया सामान और आपने उसको पैसे दे दिए, आपने उसे कंज्यूम कर लिया, आपने यूज कर लिया, आप दूध लेने गए मार्केट में, आपने ब्रेड लिया, आपने उसे खा लिया, उस आपने पैसे दे दिए, बात खत्म हो गई, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करना असंभव हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है करना पूरा।
दो लोगों ने, एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी बाद में आ गई जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट करना, परफॉर्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने परफॉर्मेंस में पढ़ा था कि जब हम परफॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को तो कैसे करते हैं, जैसा प्रोमिजर ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त प्रोमिजी से कॉन्ट्रैक्ट करने का वादा लिया है, उसी शेप में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप मुझे जो है, मैं कह रहा हूं कि भाई शाकिर साहब आप ऐसा कीजिए, मुझे आप क्या करिए, एक घड़ी, आपकी घड़ी की शॉप है, मुझे घड़ी दीजिए। तो राडो की घड़ी मैंने आपसे खरीदी, उसके बदले में आपको 50,000 रुपए दे दिए, पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा पूरा आपका खत्म हो गया। लेकिन इन एनी कंडीशन इफ you become a fail to fulfill the condition of a contract in this behalf, we can say that the contract will be frustrated, that the insufficient of anything, आपके पास भी बनाने का मटेरियल आया ही नहीं, आपका पर्पस जो है वो पूरा नहीं कर पाए, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर पाए। तो ये कहा गया कि भाई अगर ऐसे मामले में ये कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या मानेंगे हम, ऐसा समझेंगे जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस जो है वो पूरा नहीं हुआ है, इम्पॉसिबल हो गया है। तो क्या कहा, व्हेन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, देखिए सिंपली बिल्कुल यहां से बात शुरू होती है, और कहा यह गया है कि अगर ऐसा मामला है कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, ये कहा जा रहा है when the performance of a contract become impossible, the purpose which party have in mind is frustrated, if the performance become impossible because of the, देखिए अब क्या impossible जो हुआ है वो किस वजह से हुआ है, supervening of event, the promisor is excluded from the performance of a contract, this is known the doctrine of frustration। उसी को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट हो जाता है, वो एक्सक्लूड हो जाता है, एक्सक्यूज कर लेता है कि वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। आप देखिए एक मैरिज होम है, आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोग भी काफी जा रहे होंगे, आप लोग भी शादी ब्याहों में। तो नवदीप सिंह जी जो है वो एक मैरिज होम के ओनर हैं और उनसे जो है गगनदीप जैन जी क्या कहते हैं कि भाई हमें आपसे मैरिज होम आपका लेना है, फला तारीख को 16 दिसंबर को शादी होनी है और उसके लिए जो है आप हमें इसको दे दीजिए रेंट पर, उस दिन इवेंट होगा हमारा, आप पैसे भी दे देते हैं। ये नवदीप जी जो हैं वो पैसे ले लेते हैं गगनदीप जी से और ये होता है कि, लेकिन क्या होता है कि 15 तारीख को बहुत बड़ा एक आंधी आती है, तूफान आता है, या ऐसा होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग आते हैं और नवदीप जी के जो मैरिज होम है उसको वो एबोलिश कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। तो क्या अब उस इवेंट को, उस फंक्शन को वहां करना पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो एब्सोल्युटली नो, क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया है उस इवेंट को करना ड्यू टू द डिजास्टर, कोई ऐसा अनहोना चीज, घटना घटित हो गई है जिसकी वजह से जो एग्जिस्टेंस था वही नहीं रहा, जहां इवेंट होना था वो जगह ही नहीं बची, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का मतलब ही नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या कहा गया है, उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। अंडर इंग्लिश लॉ इज कवर्ड बाय द सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 56 है उसी में जो है इसको कवर किया गया है। देखिए क्या कहता है 56 कहता है, सेक्शन 56, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, यानी एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी। यानी क्या कहा गया कि जो एग्रीमेंट है इम्पॉसिबल इवेंट पे, इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ, यानी वो खुद में जो है क्या हो गया है, कार्य करना वो इम्पॉसिबल हो गया है, इनिशियली वो इम्पॉसिबल है, आप उसे कर ही नहीं सकते। मैरिज होम टूट गया तो क्या उसमें शादी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो ऐसे मामले में हम क्या कहेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहेंगे।
उसी को हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कैसे ये पॉसिबल संभव होता है। कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट आफ्टरवर्ड बिकमिंग इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। यानी क्या हो जाता है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर सम रीजन की वजह से वो क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, वो रीजनेबल कॉज है, उस रीजन बाय सब इवेंट विच इज प्रोविजन कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कहते हैं। अगर ऐसे मामले में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो इम्पॉसिबल है या अनलॉफुल है, आप विधि की दृष्टि से उस कार्य को अनुमति नहीं दी गई है, लॉ के खिलाफ है कोई कार्य, आप भारत सरकार ने, आप देखेंगे कि कोई ऐसी कंडीशन लगा रखी है कि आप जो है शिकार नहीं करेंगे, और आप शिकार करते हैं तब भी, तो क्या है आपका, वो अनलॉफुल एक्ट है। तो ऐसे मामले में आपको क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिकम वॉइड हो जाएगा। उसके बाद में कहा गया कंपनसेशन फॉर द लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नॉन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। यानी अब जो देखिए इम्पॉसिबिलिटी की गई है, अगर वो इम्पॉसिबल है इवेंट, तो उसके लिए क्या होगा, नॉन परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। कंपनसेशन फॉर लॉस, जो अब आपको नुकसान हुआ है, देखिए आपने सब बारातियों को काट पाट दिए थे, आपके बहुत सारे पैसे जो है वो खर्च हो गए थे, उस मंडप के साथ में जो है आपने बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्टेशन, आपने गाड़ी बुक कर ली, आपने अपने मेहमानों को ले जाने के लिए ऑलरेडी वहां से, आपके घर से उस मंडप तक का जो फासला था उसमें सारी बुकिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा आपको, फिर कंपनसेशन दिलाया जाएगा। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट पे जो है क्या दिया जाएगा, कंपनसेशन उसको दिलाया जाएगा। ऐसे मामले में हम क्या कहते हैं, उसको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट होता है वो, असंभवता का सिद्धांत है ये, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट को करना पॉसिबल नहीं है, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, यानी वो हो ही नहीं सकता है किसी भी सूरत में। देखिए इलास्ट्रेशन देख लेते हैं हम, उदाहरण क्या क्या है आप देखेंगे बेरेक्ट में भी तो आपको दिख जाएगा। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर ऑफ मैजिक, द एग्रीमेंट इज वॉइड। यानी क्या कह रहा है, ए और बी जो है आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं, एक करार करते हैं, कैसा कि वो जो है जादू से खजाना ढूंढ देगा। ए के लिए बी जो है जादू से खजाना ढूंढ देगा, तो क्या जादू से खजाना ढूंढा जा सकता है, तो क्या कहा, ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ये तो कहानी किस्सों की बातें हैं, रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं, वास्तविकता नहीं है इस बात में। तो कहा गया ऐसे मामले में एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट है इस वजह से। सेकंड कहा गया ए एंड बी एग्री कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज, ए गॉज मेड, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। आपस में ए और बी हैं, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो शादी करेंगे एक दूसरे के साथ में, लेकिन जब टाइम फिक्स किया गया था, मान लिया 20 दिसंबर जो है वो शादी होनी थी 20 दिसंबर को, लेकिन 15 दिसंबर को ही बी जो है वो पागल हो जाता है, तो फिर जो है ए से उसका शादी करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब हम एसेंशियल ऑफ मैरिज पढ़ते हैं तो उसमें क्या कहा गया है, देयर मस्ट बी द साउंड माइंड पर्सन, व्यक्ति जो है क्या होना चाहिए, विकृत चित्त ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, साउंड माइंड होना चाहिए। तो अगर अनसाउंड माइंड है तो शादी क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। तो ऐसे मामले में वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या हुआ, वो वॉइड हो जाता है। बात आपको समझ में आ रही है आपके? तो ऐसे मामले में क्या है कि अगर ऐसा मामले में कुछ किया गया है तो वहां जो है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको ये डॉक्ट्राइन समझ में आ रहा है। प्लीज आप बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज पुट द मैसेज इन योर चैट बॉक्स। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको समझ में आ रही है?
बहुत इजी है, इट इज सो इजी। और ये आपके पेपर में भी पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। रिंकी जी, मोहम्मद शाकिर, करीना, संजीव गुप्ता जी हैं, बहुत अच्छे, गुड, यस, नवदीप, अमन जी, ओके ओके, थैंक यू सो मच। बस मेरा पर्पस यही है कि मैं आगे बढ़ता रहूं, तो कम से कम आपके समझ में चीजें आती रहें तो बेहतर रहेगा। तो देखिए क्या कहा गया कि ऐसे मामले में हम क्या करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम ये कहते हैं कि वो क्या समझा जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो फ्रस्ट्रेटेड समझा जाएगा। फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, है ना। यानी जब उस इवेंट को करना जो है पॉसिबल ही ना रहे, तो उसको जो है हम क्या करेंगे, उसको हम डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन मानेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट केस है, ये आपको जरूर मेंशन करना है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनी राम बैंगर एंड कंपनी 1954। The doctrine of implied term was in wake before the doctrine of frustration. An implied condition would be read into the contract when the performance become impossible from the perishing of the thing without default of the contracting parties। देखिए ये कहा गया है कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आप ये देखेंगे कि अगर कोई ऐसा मामला है जो वेग है, जो क्लियर नहीं है, और इम्पॉसिबल इवेंट है वो, और पेरिसिव नेचर की कोई थिंग है, तो उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज को, उसको परफॉर्मेंस जो है वो करने के लिए या तो उसको स्पेयर में रखा जाएगा, या जो है उसे ऐसा समझा जाएगा कि उस सामान को जो है बेच देना ही बेहतर रहेगा। देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अगर ये केस आपको डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन में लिखना है, सत्यव्रत घोष वर्सेस मुंगनीराम मेंगर। फ्रस्ट्रेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस occurrence of an intervening event or change of circumstances so fundamental as to be regarded by law both as striking at the root of a contract। यानी ये कहा गया and as entirely beyond what the contempted by the parties when they entered into the contract। यानी ऐसा कोई इवेंट है वो जो क्या करता है, वो जो बेसिक है जिस पे वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको, पर्पस को ही डिफीट कर देता है, इम्पॉसिबल बना देता है उसको, कॉन्ट्रैक्ट को। तो ऐसे मामले में हमने ये कहा है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जो है हम क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर इसको हम रखते हैं, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कम्स इनटू प्ले टू टाइप। देखिए ये कहा गया कि जो वो फ्रस्ट्रेशन है, वो सुपरवीनिंग जो ना होने वाली जो घटना, वो दो बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले क्या गया, फर्स्ट क्या कह रहा है, पहले कह रहा है वेयर द परफॉर्मेंस बिकम फिजिकली इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यानी कोई चीज फिजिकली इम्पॉसिबल नहीं है, सब्जेक्ट डिसअपियरिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो सब्जेक्ट मैटर है वही क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है, वो खत्म हो गया है। मैंने आपको जैसे अभी मैरिज होम का एग्जांपल दिया, आपको मैंने कहा कि भाई हम कह रहे हैं कि हम गाड़ी आपने बुक की, एक मोहम्मद शाकिर जो है वो अनिल कुमार जी से एक गाड़ी बुक करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, और कहते हैं जी मुझे जयपुर जाना है, तो और वो उनको पेमेंट भी उसकी कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, जयपुर जाना है 31 दिसंबर को, न्यू ईयर मनाएंगे जयपुर में जाके। अब जो अनिल कुमार जी की जो गाड़ियां हैं, जो इनका कैब है, वो क्या होता है, वो जिस कैब से उनको जाना है, ये मान लिया उनके पास दो ही गाड़ी थी, और दोनों जो है वो एक्सीडेंट में खत्म हो जाती हैं, वो नहीं बचती, या वो किसी कंडीशन की वजह से जो है वो उनके पास में नहीं रहती हैं। तो क्या अब ये पॉसिबल है इवेंट? तो क्या हुआ, ये एक फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा जिस गाड़ी से आपको भेजना था। तो इसको आपने ये कहा कि ऐसा होना अब जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे मामले में क्या होगा, वो फिजिकल इम्पॉसिबल इवेंट है बिकॉज ऑफ द डिसअपियरिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यानी वो सब्जेक्ट मैटर जो है वो रहा ही नहीं है, इसलिए जो है वो क्या हो गया है, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। सेकंड कहा गया वेयर द ऑब्जेक्ट the parties had in mind failing to materialize, the performance of an act
may not be literally, physically or legally impossible, but it may impractical and useless from the point of view of the object and purpose which parties had in view। यानी देखिए ये कहा गया कि अगर कोई ऐसा काम है उसका जब वो किया जाना था वो तब नहीं हुआ और उसके बाद में उसे करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो चुका है। और अगर होगा भी तो वो जो है उससे जिस वजह से जिसका पर्पस से वो जिस ऑब्जेक्ट से वो किया जाता वो पर्पस ही पूरा नहीं करेगा, तो ऐसे मामले में क्या कहा गया है कि अब वो भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल ही समझा जाएगा उसको, और हम जो है उसको ऐसा समझेंगे कि फेल्ड हो गया है वो। Where the object of the party has in mind failed to materialize, यानी जो उसका पर्पस था उसको वो पूरा नहीं कर पाने की वजह से फेल हो गए हैं। तो ऐसे मामले में भी क्या होगा, वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन ही जो है वो समझा जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखना आवश्यक है। तो अगर आप देखते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि वो इम्पॉसिबल इवेंट पर क्या हो जाता है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है, और उसको जो है फिर क्या होगा, ऐसे मामले में क्या होगा, फिर कंपनसेशन देना जो है उसको पड़ता है। अब देखिए ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या क्या है, स्पेसिफिक ग्राउंड, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव पेपर लिखना है, अगर आपका 10 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बहुत लंबा लंबा लिखें, जो पॉइंटेड, जो जितना पॉइंट सिर्फ देखिए, आप जितना अंडरलाइन करता हूं उतना भी मेरा तरीका होता है कि जितना भी अंडरलाइन कर रहा हूं उतना भी अगर आप लिख देते हैं, उतना भी आप अगर समझ जाते हैं चीजों को, उसको एक्सप्लेन करते थोड़ा सा अपने शब्दों में अपने वर्डों में अगर आप लिख दें तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सबसे पहले कहा गया, देखिए मैं आपको बता रहा था, डिस्ट्रैक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट मैटर, यानी टेलर वर्सेस कैडविल का केस आया। इसमें जो है कहा गया है कि भाई वो जो है एक सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ है, डिस्ट्रैक्ट हो गया है, यानी वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं बचा है। यानी एक देखिए इस केस में क्या कहा गया था, आप पढ़ लीजिए अगर आपको लगता है, मैं पढ़ दे रहा हूं। देयर इज अ प्रोमिस टू लेट आउट अ म्यूजिक हॉल फॉर हेल्ड टू हैव फ्रस्ट्रेशन ऑफ द डिस्ट्रक्शन हॉल। यानी क्या कहा गया, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट लॉन्च करने के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट होना था, एक हॉल जो है किराए पर लिया गया, लेकिन क्या हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो खत्म हो गया, वो टूट गया, कोलैप्स कर गया। तो ऐसे मामले में क्या हुआ, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यहां लग जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जिस म्यूजिक जो फंक्शन था वो जिस हॉल में होना था वो हॉल ही नहीं रहा है, तो ऐसे मामले में क्या होगा, अब वो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया है। तो इसलिए जो है वो क्या किया जाएगा, वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं समझा जाएगा और वो जो है वॉइड हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से। उसके बाद में आप देखें चेंज इन सर्कमस्टांसेस, अगर परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, परिस्थितियों में परिवर्तन हो जाता है, कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी चेंज हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उस कार्य को करना जो है वो इम्पॉसिबल है, तो ऐसे मामले में जो है वो ऐसा समझा जाएगा कि फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। उसके बाद में नॉन अक्रेंस ऑफ अ, थर्ड बता रहे हैं, नॉन अक्रेंस ऑफ अ कंटेम्पलेटेड इवेंट, यानी जो इवेंट होना था अब वो नॉन अक्रेंस है, यानी वो परफॉर्मेंस, देखिए इसमें समझाया गया, समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेन पॉसिबल बट ऑनिंग टू द नॉन अकरेंस ऑफ अ कंटेम्पलेटेड इवेंट एज द रीजन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ अ परफॉर्मेंस इज डिस्ट्रॉयड। तो यानी नॉन अकरेंस है, वो जो कंटेम्पलेटेड जो इवेंट है उसमें उस परफॉर्मेंस का होना तो जरूरी था, लेकिन क्या होता है वो जो है फिर जो है वो नहीं हो पाती है, वो होना चाहिए था लेकिन ऐसा है कि वो हो ही नहीं पाया, तो उसमें भी जो है क्या होता है वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस पर लग जाता है। आपने इस उम्मीद से किया था वो जैसे हो जाएगा, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। जैसे पुरुषोत्तम दास, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है, पुरुषोत्तम दास वर्सेस बटाला म्युनिसिपल कमेटी, 1949 का केस है। द म्युनिसिपल कमेटी लीज्ड आउट सर्टेन तांगा स्टैंड टू द प्लेंटिफ फॉर 5,000 rupees, but no Tanga driver used to stand throughout the year. The contemplated event not having occurred, the doctrine of frustration applied. यानी देखिए एक व्यक्ति ने क्या करता है, ये
पुरुषोत्तम दास क्या करते हैं, म्युनिसिपल कमेटी से तांगा स्टैंड को क्या कर लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं। यानी आपने देखा होगा कई बार आपने देखा होगा कि पार्किंग की जो है ठेके छुटते हैं, उसको क्या कर लिया जाता है, ले लिया जाता है। 5,000 में लेते हैं तांगा स्टैंड, लेकिन एक भी तांगे ने, ड्राइवर ने तांगा पूरी साल वहां खड़ा ही नहीं किया। तो जब वो इवेंट जिसके लिए वो लिया गया था, किसके लिए लिया गया था कि उसमें तांगा जो है वो घोड़ा गाड़ी जो है वो पार्क करेंगे और उससे वो पैसा लेगा और उससे जो है फिर वो उन्हें भी देगा, उसमें से 5,000 रुपए जो उसने दिए थे उसका वो कुछ तो अपना फायदा लेगा। लेकिन एक भी नहीं हो पाया ऐसा। तो ऐसे मामले में ये कहा गया कि वो इवेंट जो है क्या हो गया है, इम्पॉसिबल हो गया है, वो चीज हो ही नहीं पाई, अकरेंस ही नहीं हो पाया, नॉन अकरेंस है वो एक्ट। तो ऐसे मामले में वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन उस पर लग जाएगा और वो जो 5,000 रुपए उसने दिए हैं उसको भी वो वापस समहाउ वो मिलेंगे। यानी आपको उससे कोई फायदा नहीं हुआ भाई। कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक एलिमेंट क्या है, एक प्रोमिसर जो है प्रोमिसी से प्रॉमिस करता है, यानी एक प्रतिज्ञा लेता है और उसके बदले में क्या होता है, कंसिडरेशन। मैंने आपको बताया था सेक्शन 25 क्या कहता है, आप बताइए मुझे सेक्शन 25 क्या कहता है। सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लीज एवरीबडी पुट द मैसेज इन योर चैट बॉक्स, व्हाट इज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको समझाया था, प्लीज एक्सप्लेन मी, प्लीज पुट द एग्जाम्पल एंड पुट द मैसेज, व्हाट इज सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैं आगे क्लास तभी बढ़ाऊंगा, प्लीज बताइए। यस, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ओके, सो क्या कहा गया, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बिकम वॉइड। तो हमने क्या कहा था, देखिए बहुत देर से आप लोगों के आंसर आते हैं, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन बिकम वॉइड। अगर आपके आंसर नहीं आते तो मैं क्लास को ही डिसकंटिन्यू कर देता। क्यों, क्योंकि देखिए हम ये कहते हैं कि बिना एग्रीमेंट के और बिना बिना जो कंसिडरेशन के करार जो है वो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये कहा गया कि भाई एक व्यक्ति ने तो 500 रुपए दे दिए और वो तागा स्टैंड जो किराए पर ले लिया, लेकिन उसको तो कोई फायदा नहीं मिला। तो ऐसे मामले में वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। अब देखिए अगली बात कहेगी, डेथ ऑफ द पार्टीज की बात की गई है। क्या कहते हैं, क्या कहा गया है कि भैया डेथ ऑफ द पार्टीज, अगर किसी व्यक्ति का डेथ हो जाता है, इनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, जब एक व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो ही नहीं जिंदा बचा तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसके बाद गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट ने किसी कार्य को मना कर दिया या जो है उसको जो है वो रोक दिया है। जैसे भाई आपको एक ये कहा गया कि भाई एक रेजिडेंशियल एरिया में जो है ये कहा गया कि 5, दिल्ली में जनरली आप देखेंगे तो 5 मंजिल से ज्यादा जो है आप बिल्डिंग नहीं बना सकते हैं। पहले जो है वो 1 या 2 मंजिल अलाउ थी, 5 मंजिल अलाउ है। आपने 7 मंजिल जो है वो बिल्डिंग बना दी अपनी, तो उसको क्या किया जाएगा, 2 माले ऊपर के गिराए जाएंगे। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर आ गया। किसी आपको पहले ये कहा गया था कि भाई आप जो है पॉपी की, अफीम की खेती कर सकते हैं। अफगानिस्तान में आप देखें वहां अफीम की खेती की जाती है, लेकिन इंडिया में क्या है वो अलाउ नहीं है। पहले अलाउ था, अब जो है उसको मना कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जिनमें तब्दीली आती है, इनमें चेंज आता है। तो अगर गवर्नमेंट का या लेजिस्लेटिव का अगर कोई इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है, तो ऐसे मामले में क्या किया जाएगा, वो फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए ये भूतलिंगा एजेंसीज वर्सेस टीएमसी टी वीटीसी पुरुषोमनी का केस था, सत्यव्रत घोष वर्सेस मोगनीराम, मैं आपको बता चुका हूं पहले। ये 2 केसेस हैं, इनको भी जो है आप देखिएगा अच्छे से।
और उसके बाद में इंटरवेंशन ऑफ वॉर, अगर कोई वॉर की कंडीशन आ गई है, अगर कोई ऐसा मामला फंस गया है जो ऐसे देखिए, आपने देखा रशिया और यूक्रेन की वॉर हो रही है, एक तरफ फिलिस्तीन का और इसराइल का मसला है, तो ऐसी वॉर की कंडीशन में अगर कोई ऐसा, आपने देखा बहुत सारी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बहुत सारे इवेंट ऐसे हो जाते हैं जो नहीं होने चाहिए वॉर की कंडीशन में, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्पॉसिबल हो जाता है। अब देखिए, जिस पर जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जिन पर नहीं लगेगा, कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी का होना, हमने कहा कि क्या क्या, अभी हम पढ़ रहे थे कि किन किन कंडीशन में ये डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ग्राउंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन है इम्पॉसिबल इवेंट के, लेकिन किस पर जो है आप नहीं ले सकते फ्रस्ट्रेशन का, कहा गया कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी, आपको कोई कमर्शियल हार्डशिप है और डिफिकल्टी आ गई, यानी आप रिसेशन का दौर था, आप जो है उतना पैसा नहीं कमा पाए, आप कहते हैं कि भैया अब मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, देखिए मुझे जो है बहुत नुकसान हुआ है इस बार, और इस वजह से आपको मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा। आपने जो है एक व्यक्ति से जो है लीज पर खेत ले रखा है, और आपने वो खेत में आपने जो है मिसाल के तौर पे अनाज उगाया, और आप 60,000 रुपए पर ईयर के हिसाब से आप उसको देते हैं पैसा, लेकिन आप कहते हैं कि भैया मेरे तो बड़े दिन खराब आ गए, मेरे तो बहुत बारिशें हुई और अनाज हो ही नहीं पाया, तो ऐसे मामले में जो है अब मैं आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो ये कहा गया कमर्शियल हार्डशिप या डिफिकल्टी को जो है डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। देखिए आपके हुए तो कम हुए, ज्यादा हुए, तो इसका मतलब आप पर्पस को उसको डिफीट नहीं करेंगे। देखिए इसमें कुछ केस हैं, सचिंद्र नाथ वर्सेस गोपाल चंद्रा का केस है, गंगा शरण वर्सेस रामचरण का केस है, इसमें आप देखिए इन केसेस को पढ़िएगा, है ना। अगर कमर्शियल हार्डशिप है या कुछ ऐसा मामला है, तो ऐसे में जो है आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप जो है उससे बच जाएं कमर्शियल हार्डशिप और डिफिकल्टी में। उसके बाद में क्या गया, सेल्फ इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन। देखिए आपको शायद थोड़ा बहुत इसमें नजर ना आ रहा हो, थोड़ी ब्लर है, मैं इसको दोबारा से जो है भी बता सकता हूं, लेकिन आप चाहे लिख भी सकते हैं सेल्फ, SELF, सेल्फ इंड्यूस, INDUCED, इंड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन, यानी आपने खुद से कोई ऐसा काम किया जो पहले वो पॉसिबल था, लेकिन आपने अब उसे इम्पॉसिबल बना दिया, तो ऐसे मामले में भी ये कहा जाएगा कि आप उसका प्ली नहीं ले सकते हैं, और अगर आपने प्ली ली है तो वो आपकी नहीं मानी जाएगी। अगर नेचुरली आपके साथ ऐसा हुआ है, नेचुरली इम्पॉसिबल हुआ है, तो ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं। फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी देखिए इसमें बात आपको समझनी है, यानी आप किसी एक उद्देश्य में तो फेल हो जाते हैं, लेकिन दूसरा उद्देश्य तो पूरा हो रहा है। जैसे एक इसमें के देखिए इसमें कहा गया वेयर देयर इज अ सेवरल पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर इनटू, फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट डज नॉट टर्मिनेटेड द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपने जो है 4 पर्पस से कॉन्ट्रैक्ट किया था, भाई मैं आपसे आलू भी खरीदूंगा, प्याज भी खरीदूंगा, अदरक भी खरीदूंगा, और उसके अलावा नींबू भी खरीदूंगा, ठीक है। और आपने जो है 4 चीजों में से 3 चीजें आप मुझे दे रहे हैं, एक नहीं दे पा रहे हैं बस, है ना। तो मैं कहता हूं अब मैं आपसे नहीं लूंगा, भाई लाओ मेरे, मैं जो है फेंको इन्हें सब्जियों को, और जो है मैं आपसे नहीं लूंगा। या आप यूज कर लेते हैं, आपके घर वो 3 चीजें पहुंचवा देता है, और आप उसे फिर तीनों को यूज कर लेते हैं। देखो मैंने कॉन्टेक्ट तो किया था 4 चीजों का, कि 4 चीजें आप मुझे भिजवाओ, ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था आपने, है ना। आपने एक नहीं भिजवाई और तीनों को आपने यूज भी कर लिया, लेकिन एक की वजह से आप कहते हैं अब मैं पैसे नहीं दूंगा इसको कैश ऑन डिलीवरी पे भी। क्यों जी? क्योंकि आपने 4 चीजों का ऑर्डर दिया था और आपकी 3 आई और आपने उन्हें यूज भी कर लिया, या तो आप तीनों को वापस कर देते। लेकिन अगर आपने 3 यूज कर लिए हैं तो आपको ये नहीं कहेंगे आप कि ये तो आपने गलत कर दिया या इस पे फ्रस्ट्रेट हो गया कॉन्ट्रैक्ट, अब इसको आप पूरा नहीं करेंगे। ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है। और कंप्लीट ट्रांसफर और एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कोई अगर आपका कंप्लीटेड ट्रांसफर है, अगर आपने ट्रांसफर को पूरा कर लिया है, आपने सारी चीजें कर दी हैं, लेकिन अगर ऐसे मामले में फिर वो ऐसा करता है कि भाई अब जो है मैं इसको वापस कर रहा हूं या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करूंगा, तो ऐसे मामले में भी आपको इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप कि डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन आपको समझ में आया होगा। व्हाट इज डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने आपको उसकी एसेंशियलिटीज, उसके आवश्यकता सब बता दिए हैं।
आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल कि क्या इसमें था, ये बात आपके समझ में आई होगी, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। आई होप, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से। प्लीज पुट द मैसेज इन द चैट बॉक्स कि आपके अभी तक का जो सिलसिला हमने पढ़ा है क्या वो समझ में आया। फिर हम जो है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करेंगे, जो इससे पहले का टॉपिक था, है ना, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर हम आएंगे। क्या आपके डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन समझ में आया, उसके ग्राउंड समझ में आए, और वो ग्राउंड आप भी मैंने आपको बताया जिन पर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन नहीं माना जाएगा। अमन सुजैन का सबसे पहले मुझे मैसेज आया है, यस, इन्होंने समझा उसको। नवदीप जी भी कह रहे हैं, मोहम्मद शाकिर आप कह रहे हैं कि हाँ आपको समझ में आया। करीना, तो देखिए बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। रिंकी जी, ओजे कुमार शर्मा जी भी हाँ वाली लिस्ट में शामिल हैं, संजीत कुमार झा हैं, मोनिका हैं, तो एवरीबडी एवरीबडी, दिलीप कुमार जी, तो आप ने समझा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। तो अरुण शर्मा जी भी हैं हमारी क्लास में। तो देखिए आपको ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आपको ये देखिए डॉक्ट्राइन आपका, आपकी जो अपकमिंग एग्जाम है, चाहे वो आप एलएलएम करें, नेट क्वालिफाई करें, नेट का एग्जाम दें, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्जाम दें, मास्टर्स का एग्जाम दें, या आपने एकेडमिक्स में, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे कई बार क्वेश्चन मेंस में भी बनता है। देखिए आपको बताऊं, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अब हम आते हैं अपना जो हमारा, आप देखेंगे अगर शुरुआत में जब मैंने स्लाइड शुरू करी थी तो हमारा, हमने इसको पढ़ लिया है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन को हमने पढ़ लिया है। अब देखिए हम कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट, देखिए ये रहा आपका 10वां टॉपिक है, कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट। कुछ लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी कह देते हैं इसको, तो जो भी आप समझें, है ना, प्रोनाउंस अपने आप कर लीजिएगा। स्पेलिंग का ध्यान रखिए, QUASI, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। इसको हम अर्ध संविदा कहते हैं, हिंदी में इसको अर्ध संविदा कहते हैं। सेक्शन बताया गया है, डील्स विद सेक्शन 68 टू 72, यानी ये जो है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 68 से 72 तक दिया गया है। क्या कह रहे हैं? सर्टेन रिलेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटिंग बाय कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसा कुछ चीज है जो रिजेंबल कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया है। एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं था दोनों लोगों के बीच में, लेकिन कैसा है वो, ऐसा दिख रहा है कि जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट के जैसा है। उसको हम क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, या ये जो ऑब्लिगेशन है, ये जो ऑब्लिगेशन है इसको हम क्या कहते हैं? क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट या कंस्ट्रक्टिव। देखिए कंस्ट्रक्टिव लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, CONSTRUCTIVE, कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऐसी कुछ बात है, ऐसी कोई चीज है जो आपको कैसी दिख रही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जैसी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। उसको हम समझते हैं कैसे। हमने कहा कि ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी पे डिपेंड करता है। कई बार पूछ लेता है कि क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो किस पर डिपेंड है? द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्वालिटी पे ऊपर ये डिपेंड करता है। देखिए कह रहे हैं क्वाजाई कॉन्ट्रेक्चुअल obligation are based on the principle of law as well as justice should try to prevent unjust enrichment, यानी enrichment of one person at the cost of other person। लॉर्ड मार्शल इन मोसेस वर्सेस मैकफरसन। कई बार देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये केस लो है, आपको जो है ये याद रखना है। कई बार आपको ये पता होना चाहिए कि किस केस से ये आया, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट किस केस से आया, तो मोसेस वर्सेस मैकफरसन, ये आपको केस याद रखना है। 1760 का केस है ये। टू प्रिवेंट अ मैन फ्रॉम रिटेनिंग ऑफ मनी और सम बेनिफिट derived from another which it is against conscience that he should keep, यानी ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है, ये कहा गया कि दूसरे के माल पर किसी व्यक्ति को मालदार होने का अधिकार नहीं है। बेसिकली देखिए होता क्या है, सेक्शन 68 में ये कहा गया है
सेक्शन 68 धारा 68, देखिए यहां नीचे दिया गया है सेक्शन 68। ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए हमने कहा कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉन्ट्रैक्ट ना होकर भी ऐसा दिखता है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो, तो हमने ये कहा है कि वो क्या है ऐसा। आप, एक बच्चा है, एक बुजुर्ग है, उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, एक औरत है, उसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है, महिला है, वृद्ध है, या कोई पागल है, अनसाउंड माइंड है, तो एक व्यक्ति है जो उसको देखरेख करने के लिए सप्लाई करता है नेसेसरी मीन्स को, उसका वो क्या करता है, वो देखरेख करता है, उसको वो खाने पीने, देखिए रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बेसिक जरूरियात हैं, जरूरी चीजें हैं, ये एसेंशियलिटीज हैं, आवश्यक हैं एक मनुष्य की जिंदगी गुजारने के लिए, तो उनको क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। अब एक व्यक्ति जो माइनर है, उसकी संपत्ति भी है, उस संपत्ति में से क्या करता है वो, अब उसको फीड करता है। यानी मिसाल के तौर पे एक बच्चे के माँ बाप मर जाते हैं और उसका एक लीगल गार्जियन है, लेकिन उस बच्चे के नाम संपत्ति भी है, उसके पास में उसके फादर की एफडी थी, 10 लाख रुपए की एफडी थी या 1 करोड़ की एफडी थी, या उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी भी है, 3 मकान है उसके फादर के जो छोड़ के मरे हैं वो, उसके अलावा कुछ जो है जमीन भी है, खेती की जमीन है। तो अब क्या है कि बच्चे की जो किफालत है, बच्चे का जो भरण पोषण है, उसके लिए क्या करता है, जो लीगल गार्जियन है उसका क्या करता है, उस पैसे को निकालता है बैंक में से और अपना भी वो खर्चा चलाता है उससे, और बच्चे की भी देखभाल करता है। तो ऐसे मामले में क्या कहा गया है, वो जस्टिफाइड है। यानी देखिए, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति जो है अपने पैसे से किसी दूसरे व्यक्ति को दे रहा है, लेकिन अब जो है अभी वो बच्चे की जो संपत्ति है जो उसको मिलनी थी, अब वो बाद में क्या करता है, देखो बेटा, मैंने, आप जब जवान नहीं हुए थे, 18 साल की आयु जब तक आपने प्राप्त नहीं करी, तो मैंने आपको अपने कमाए हुए पैसों में से अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर आपको पाला पोसा बड़ा किया। अब जो है मैं आपकी संपत्ति में से भी मैं उसका अंश ले लूंगा और उतना जो है मुझे आप दे दे उसमें से। तो ये कहा गया, क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देखिए बजाहिर तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, क्या बच्चे के और उसके बीच में उसकी नेसेसरी, कहा गया ना, देखिए सप्लाई द नेसेसरीज, जो वो सप्लाई कर रहा है, जो वो जरूरी चीजें उसको जीने के लिए, है ना। देखिए हमने कहा, मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं, आपके समझ में आना चाहिए इस चीज को, जो नेसेसरीज हैं टू द माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन, अगर वो दे रहा है उनको, और उससे क्या करता है, वो उससे वो उसकी प्रॉपर्टी से उनको हासिल करता है फिर बाद में। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति जो है वो सर्विस दे रहा है, उसकी देखरेख कर रहा है, उसके बदले में वो उससे पैसा ले रहा है। आपने देखा होगा, आप कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यही तो है। आप किसी व्यक्ति से, अगर आप गाड़ी किसी की हायर करते हैं और यहां से दिल्ली जाते हैं, मेरठ से दिल्ली जाते हैं, या आप दिल्ली से जयपुर जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। आपको उसने कोई चीज तो नहीं दी, लेकिन उसकी गाड़ी में आप बैठ के गए, यानी सर्विस दी आपको। एक व्यक्ति का देखभाल कर रहा है, वो अपने सब चीजों को छोड़कर आपकी देखभाल में लगा हुआ है। तो यानी आप क्या देंगे उसको, एवज में कुछ तो उसे मिलना चाहिए, तो कंसिडरेशन तो होना चाहिए ना। तो वो बिना कॉन्ट्रैक्ट के भी वो ऐसा लगता है कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट के जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। नेसेसरीज क्या क्या है ये देखिए इसमें दिया गया है, मैंने आपको बताया, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। आप देखिए उसके अलावा सप्लाई द साइकिल है, डेप्ट है उसके माइनर के, हाउस कीपिंग लिविंग थिंग्स हैं, है ना, वेडिंग प्रेजेंट्स वगैरह हैं, मनी एडवांस इन डिफरेंट क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये सब भी जो है हम नेसेसिटीज में काउंट कर लेंगे। आप प्लीज बताइए मुझे कि क्या आपको समझ में आई यहां तक की कहानी। प्लीज पुट योर मैसेज इन योर चैट बॉक्स। क्या आपको समझ में आया कि जो, यस सर एक बार और समझा दो अमन जी के। यस, देखिए सीधा है, आपको मैंने बताया कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट में अमन जी, बिल्कुल बहुत सीधी बात है कि एक व्यक्ति को आप
अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसका ख्याल रख रहे हैं। आपको देखिए, मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल ही, आप देखेंगे अगर तो ये देखिए मैंने आपको अंडरलाइन भी किया हुआ है। आप इतना बहुत सिंपल सा बात है कि आपको जो है ऐसे मामले में ये कहा गया है कि अगर ऐसा कोई मामला है जिसमें आप अपनी उस संपत्ति के, देखिए क्या कहा गया है, रोटी कपड़ा और फूड क्लॉथ एंड शेल्टर, तो आप उस व्यक्ति की संपत्ति से, जिसको आप फीड कर रहे हैं, जिसका आप ख्याल रख रहे हैं, उसकी संपत्ति से आपको भी वो रिटर्न मिलना चाहिए। ये जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट है बस। और वो जो नेसेसिटीज है वो यहां दिखाई दी गई है, आपको दे दी गई है आपको। अगर पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, आपको जो पेमेंट दिया गया है उसको पेमेंट करना होगा उस पर्सन को, उसके एवज में जो उसने जो है ये बात जो है पेमेंट की जाती है सेक्शन 69 में। उसके बाद में जो है कोई अनावश्यक कार्य, लाइबिलिटी टू पे फॉर नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट, यानी देखिए अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके अनावश्यक कार्य हैं, है ना, नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट है, दी थ्री कंडीशन मस्ट बी सेट 17 invoked, a person should be lawful to do something for another person or deliver something to him, यानी वो जो है वो क्या हो, लॉफुली एंटाइटल हो उसको देने के लिए, ये पहली कंडीशन है। जो वो कार्य कर रहा है एक व्यक्ति दूसरे के लिए, वो कैसा हो, नॉन ग्रेटिट्यूडियस हो। उसके बाद में डूइंग द सैड थिंग और डिलीवर द सैड थिंग मस्ट नॉट बी इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिट्यूडियसली, यानी वो जो है उसका इंटेंशन क्या है, वो नॉट इंटेंडेड टू एक्ट ग्रेटिट्यूडियस, अनावश्यक ना हो, नॉन ग्रेटिट्यूडियस एक्ट होना चाहिए उसका, है ना, आवश्यक कार्य हो वो। एंड अदर पर्सन होम समथिंग डन एंड समथिंग डिलीवर्ड मस्ट बी जॉय द बेनिफिट ऑफ द थिंग, यानी जो है उसके लिए क्या किया गया है, अगर एक व्यक्ति जो है ऐसा है जो जिसको जो है, देखिए ये तो ऐसा हो गया, हमने जो क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली 68 में। 79 में जो है ये कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट इंटरेस्ट किया गया है, उसकी हमने बात की है। उसके बाद में 70 में हमने ये कहा है, 70 में हमने क्या कहा है, नॉन ग्रेटिट्यूड एक्ट उसको कहते हैं अगर एक व्यक्ति ने, आप देखते हैं कि डिलीवर करना था कहीं और चीज, और जो है आपने जो है उसको ले लिया। देखिए इलास्ट्रेशन देखिए 70 का, अ ट्रेडमैन लीव्स गुड्स टू बी हाउस बाय मिस्टेक, बी ट्रीटेड गुड्स एज हिज ओन, ही बाउंड टू पे ए फॉर देम, यानी अक्सर देखते हैं आजकल ऑनलाइन का जमाना है, कैश ऑन डिलीवरी भी होती है आजकल। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ने क्या किया, दूसरे व्यक्ति के घर पे जाकर डिलीवरी कर दी, पिज्जा डिलीवर करना था, A1 में करना था, उसने B1 में कर दिया। आप जो है एक ही कॉलोनी में रहते हैं और लार्ज पिज्जा थे बड़े बड़े, और आपने मजे से उनको ले लिया, और आप जान रहे हैं कि ये, उसने पूछा कि सर इट इज A1, तो आपने कहा यस 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 दिस इज A1 प्लीज डिलीवर इट, और उसने जो है वो ले लिया, जबकि आप जान रहे हैं कि ये A1 नहीं है, B1 है। तो ऐसी कंडीशन में आपने उस पिज्जे को ले लिया, और आपने क्या किया फिर कि उसके जो है आपने वो पिज्जा खा लिया, लार्ज पिज्जा था, 1000 रुपए से ऊपर की उसकी कॉस्ट थी। लेकिन ये कहा जाएगा अगर आपने ऐसा किया है तो क्योंकि मिस्टेकनली उसने आपको डिलीवर किया था और आपको ये बताना चाहिए था, तो आपसे वो फिर पैसा अमाउंट उसका लिया जाएगा, या आप उससे वापस करें पिज्जा को। आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं दिस इज नॉट A1, दिस इज द B1, सो यू हैव टू डिलीवर ऑन अनदर फ्लैट। तो लेकिन आपने क्या करा, आपको तो मजे आ गए आपके। ऐसी और भी कोई चीज हो सकती है। तो क्या है कि अगर आपने वो उसके एवज में कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं दिया है जिसकी वजह से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता, तो ऐसे मामले में आप ये कहते हैं कि भाई मैंने तो नहीं कहा था उससे देने के लिए, लेकिन आपने मना भी नहीं करा, आप मना करते थे। तो ऐसे मामले में क्या कहा गया, 17 ये कहती है कि ऐसे मामले में आप क्या करेंगे, अगर आपने वो, आपका इंटेंशन था और आपने उसको गलत तरीके से यूज कर लिया है, तो आपको फिर वो पे करना पड़ेगा। ये बात आपको याद रखनी है। ये भी जो है क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट में आता है। क्योंकि देखिए आपने उसको यूज कर लिया, आपने उसे खा लिया, आपने, आपको राडो की घड़ी थी, किसी व्यक्ति ने गिफ्ट दिलवाया, भिजवाया, उसने भिजवाया था मुझे और ले लिया आपने, और वो जो है सेम ही बिल्डिंग में हम दोनों लोग रहते हैं। तो अब जो है उस राडो की 50,000 रुपए की घड़ी जो थी आपको,
या तो आपको वापस देनी पड़ेगी, वो उसका परफॉर्मेंस स्पेसिफिक करना पड़ेगा, या आप क्या करना पड़ेगा, आप उसकी रकम देंगे आप। तो ऐसे मामले में इनको हम नॉन ग्रेटिट्यूडियस एक्ट जो है वो कहते हैं। उसके बाद में देखिए इसमें जो है एक लास्ट बस एक चीज है, फाइंडर ऑफ गुड्स की बात है। एक व्यक्ति जो है वो 71 कहता है फाइंडर ऑफ गुड्स। अगर कोई व्यक्ति है ऐसा, कई बार पूछ लेता है आपसे फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है ना, कि उसने जो है वो क्या करता है, वो किसी चीज को ढूंढ कर लाके देता है, तो वो एज अ बेली होगा, उसके बदले में जो है आप उसे कुछ देंगे तभी वो आपको चीज, वो विषय वस्तु देगा। अगर आपने कहा था कि भाई मेरी फला चीज खो गई है, उसे अगर वो मिल जाए तो बड़ी कीमती थी, उसके बदले में मैं कुछ ना कुछ दे दूंगा, तो एक व्यक्ति जो आपको ढूंढ कर ला देता है, तो फिर जो है आप कुछ नहीं देते हैं कि भाई मैंने, बताओ तुमने मुझे इसके बदले में क्या दिया है, भाई ये तो मेरी चीज थी, वापस मुझे मिल गई, है ना। तो ये कहा जाएगा नहीं, अब आपको फाइंडर ऑफ गुड्स जो है उस व्यक्ति को वो अमाउंट जो आपने कहा है वो देना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगर मिस्टेक और पॉइजन है, देखिए ये कहा गया है मिस्टेक और पॉइजन भी सेक्शन धारा 72 में कहा, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड or anything delivered by mistake under the coercion must be repay to return। अगर coercion में या mistake में, गलती से या प्रपीड़न में, डरा धमका कर, या आपने ऐसा महसूस कराया कि हाँ लाओ मुझे दो इस चीज को, मेरी है ये, तो आप ले लेते हैं, तो फिर भी आपको उसमें वापस करना पड़ेगा उस चीज को। और ये इलास्ट्रेशन देखिए, दो लोग हैं ए और बी जॉइंटली ऑन 100 रुपीज टू सी, यानी देखिए एक सी से ए और बी ने दोनों ने क्या करे, 100 रुपये उधार ले लिए। हम दोनों, दो लोग जो है वो साथ में हैं, तो उन्होंने क्या किया, अब जो है देखिए इसमें जो है, अगर ओजे कुमार हैं और एक दिलीप कुमार हैं हमारी क्लास में, तो ओजे कुमार और दिलीप कुमार जो हैं वो संदीप फोगाट जी से क्या करते हैं, वो 200 रुपये उधार ले लेते हैं, या 100 रुपये उधार ले लेते हैं। अब होता क्या है कि ओजे कुमार जी जो हैं वो संदीप जी को 100 रुपये दे देते हैं कि लो जी, जो हमने आपसे पैसे लिए थे आप ले लीजिए, उसे रख लीजिए। और ये बात जो है वो दिलीप कुमार जी को नहीं बताते हैं कि मैंने उनको पैसे दे दिए, या किसी वजह से नहीं बता पाते हैं। अब दिलीप कुमार जी भी क्या करते हैं, वो भी जो है संदीप फोगाट जी को 100 रुपये दे देते हैं, कहते हैं लो जी, आपके जो 100 रुपये लिए थे हमने, ओजे कुमार ने और संदीप, हम दोनों ने जो मिलकर आपसे 100 रुपये लिए थे, आप उन्हें लीजिए। और जो संदीप फोगाट जी जो हैं वो दिलीप कुमार और ओजे कुमार शर्मा अलग अलग, यानी 100 रुपए आपको, यानी आपके ऊपर तो 200 रुपए पहुंच गए, जबकि आपके पास तो सिर्फ 100 रुपए जाने चाहिए थे, लेकिन आप चुपचाप जो है उनसे पैसे लेके रख लेते हैं मजे में। और आप ये भी नहीं कहते हैं कि भाई आपके मित्र ने तो पैसे लौटा दिए थे। तो बाद में इस बात का पता चलता है, वो कहते हैं, दिलीप जी मिलते हैं ओजे कुमार से कि भाई मैंने उनके फला साहब के पैसे दे दिए थे संदीप जी के। अरे उनके यार मैंने भी दे दिए थे पैसे तो उन्हें। तो कहा जाएगा कि अब जो है जो संदीप फोगाट जी हैं उनको क्या करना पड़ेगा, वो पैसे जो है वापस करने पड़ेंगे उन्हें। क्यों? क्योंकि आप दो लोगों से आप पैसे नहीं ले सकते हैं, ये आपने गलत किया है, आपने कॉर्जन किया है। आपने अगर ऐसा कार्य किया है तो ऐसे मामले में आप जो है उस पैसे को नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आई आपके? तो ये जो है इस तरह से जो है ये कॉजाई कॉन्ट्रैक्ट है 68 सेक्शन 68 69 70 71 72 तक। तो ये जो है अलग अलग कंडीशंस हैं इसमें। देखिए नीचे जो है वो वही इलास्ट्रेशन ए और बी जो है जॉइंटली मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको बताया इस बात को बहुत अच्छे से, आपकी समझ में आया भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऐसा कर देता है तो ऐसे मामले में क्या किया जाता है, उसको ऐसा समझा जाता है कि जैसे उसने परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट किया था और उसको जो है लाइबिलिटी भी देनी होगी। ये बात आपकी समझ में आई? इसमें सेल टैक्स ऑफिसर वर्सेस कन्हैया लाल शर्राफ का केस है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और तिलक चंद मोती चंद कमर्शियल ऑफ सेल टैक्स, ये भी जो है केस इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आज के लिए इतना ही। सो हमारा एक टॉपिक अभी जो है बस इसमें बचा है, देयर इज अ लास्ट टॉपिक इन अवर सिलेबस। आज के लिए हम यही क्लास को ओवर करेंगे और आप हमारा एक ही टॉपिक बता है, रेमेडीज फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है और इस ये टॉपिक जो है ये हम डिस्कस करेंगे
अपनी फर्दर क्लास में। हो सकता है हमारी जो लास्ट आपसे क्लास होगी वो जूम मीटिंग पे भी हो सकती है, और थ्रू द जूम या जैसे भी हमारी टीम हमें इंस्ट्रक्ट करेगी, जैसे भी हम लेंगे आपकी, तो इट मे बी पॉसिबली द लास्ट क्लास ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी आपका लास्ट बस यही टॉपिक बचा है, आप देखेंगे वेबर सिलेबस में आपके, तो आप क्विकली देखिए, देख लीजिए अपना सिलेबस। तो लास्ट जो है वो आपका टॉपिक रेमेडीज इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन। तो कंपनसेशन आपका जो रेमेडीज है वही आपका जो है ये बचा हुआ है लास्ट, और इसी स्लाइड में है ये, आप पढ़ लीजिएगा इसको, है ना। आपको ये मैंने शेयर कर दी है, हमारे जो प्रिंस हैं, हमारी टीम मेंबर हैं, वो उनको मैंने शेयर कर दिया है, आप तक भी पहुंच जाएगी उम्मीद है। तो ये जो है हमारा रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको पढ़ना है, और देन हम जो है इसको नेक्स्ट क्लास में अपनी जूम मीटिंग के थ्रू या जैसे भी हमारी होती है, हम इसको रेमेडीज को पढ़ लेंगे, एंड फिर आपका जो है सिलेबस ही पूरा हो जाएगा। अगर एक दो आपके डाउट सेशन हम फिर उसके साथ में लेंगे जूम मीटिंग से, और फिर जो है आपका ये फिनिश हो जाएगा। आई होप आप अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, और आप जो है रिवीजन करें बार बार। क्लास को भी आप 1.5 पे करके देख सकते हैं, तेज करके भी दे सकते हैं, नोट्स को बनाएं, अंडरलाइन किया हुआ जो मेरा लेक्चर है उसको जो है उसी पॉइंट को बार बार उनको पढ़ें, उन केस लॉज को पढ़ें, उन असेंशियल एलिमेंट को पढ़ें, जिससे कि आपका अच्छा क्वेश्चन हो सके। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए। एंड नाउ आई विल एंड द क्लास। कैन आई एंड द क्लास? प्लीज अलाउ मी। मैं अमन जी, देखिए अपलोड जो है सब्जेक्ट के वो तकरीबन पूरे हैं, और जो नहीं होंगे, मैंने आपसे क्लास की शुरुआत में ही कहा था कि वो आपको सब जो है आज ही मैं सब ये डिलीवर करा दूंगा नोट्स। हो सकता है कि कल तक वो अपलोड कर दें। ये प्रिंस जो है वो हमारा देखता है टेक्निकल जो चीजें हैं उनको, प्रिंस एक है हमारे टीम मेंबर, वो देखते हैं इसको, तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके, गुड नाइट स्वीट।